Hi, before you can conquer the world, you have to conquer yourself. Today is 23rd of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं कुआलालंपुर मलेशिया में है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर। 5 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं कंट्रीज हैं जिसके साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये कंट्रीज हैं चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। सिक्किम हमने नॉर्थ ईस्ट में काउंट किया है। इंडियन स्टेट जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम विंड एनर्जी, द आंसर इज तमिलनाडु। नवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है बाय पारसी कम्युनिटी। हर 5 साल में होता है लाइव स्टॉक सेंसस। 24 स्पोक्स हैं दिस महाधर्म चक्र में अशोकन पिलर एट सारनाथ। आज के सवाल हैं इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग विच इनर्ट गैस कैन बी अक्यूमुलेटेड। इनर्ट गैस, पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। Kelkar committee was established for which part of the constitution consists of articles on official language? Official language. How many subjects have been included in the union list? Union list. Non-member of parliament can be a minister for a maximum period of. Maximum period तक non-member of parliament minister बन सकता है. So what is this maximum period? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है इंडेमनिटी, मतलब हानि से सुरक्षा। जैसे फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीनेशन मांग रहे थे इंडेमनिटी। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन। होक्स का मतलब होता है वो एक छल है, ह्यूमरस और मैलिशियस डिसेप्शन है। ट्रंकेट करना मतलब काट छाट करना। शॉर्टन द ड्यूरेशन और एक्सटेंट ऑफ। होवर, जैसे होवर मिलिट्री के होवर व्हीकल्स। रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं होता है, हवा में वो ऐसे तैरते रहते हैं। ओवर। हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस स्पेशली बाय वन कंट्री और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। यूएसए की हेजेमनी। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं इंडिया वेज नेट जीरो टारगेट अहेड ऑफ GOP। OTT प्लेटफॉर्म सब पार्टिसिपेट करेंगे IFFI में। विंटर सीजन इस बार कम पॉल्यूटिंग नजर आ रहा है। मणिपुर के ये एनुअल माइग्रेशन है अमूर फाल्कन्स। संगई डियर्स शॉर्टर एंड शॉर्टर, दिस इज T20 वर्ल्ड कप। डेवलपमेंट दैट इज माइंडफुल ऑफ नेचर, वेरी गुड आर्टिकल। इसमें हम पढ़ेंगे केरला में जो लैंडस्लाइड्स हैं, डेवलपमेंटल वर्क है, इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या हुआ है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया, इंडिया और यूके के टाइज वाइटल हैं अपकमिंग डेकेड्स के लिए। कंटूर्स ऑफ थिएटर कमांड्स इन द वर्क, थिएटर कमांड इन द वर्क्स। देन दिस इज ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, तवांग में लॉन्च हो रहा है। विंटर सेशन नवंबर एंड से होगा। पेट्रो का टैक्सेस है, एयर बबल कंटिन्यू रहेगा। ताइवान के खिलाफ, ताइवान के सपोर्ट में यूएसए खड़ा होगा अगेंस्ट चाइना। Then this is Uyghur rights, this is unfair trade practices, energy transition और T20 वर्ल्ड कप। एमिशन गैप की बात करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ ने कहा है कि कोवैक्सिन कोविशील्ड का अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये है मेटावर्स, मैट्रिक्स। दिस इज वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, एम्बिग्यूटी और एथिक्स के कुछ कीवर्ड्स हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में विंटर सीजन स्टार्टिंग विद बेटर एयर। यूजुअली जैसे ही विंटर सीजन आता है दिल्ली की एयर खराब हो जाती है, बट इस बार एयर वर्जन तो हुई है बट पहले से बेटर है। विंटर सीजन स्टार्टिंग विद बेटर एयर। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी होने वाली है कॉप मीटिंग। 26th मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में होगी 1 नवंबर से। और यहां फिर से मुद्दा आ रहा है नेट जीरो का। नेट जीरो इंडिया पे वर्ल्ड प्रेशराइज कर रहा है, इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि आप नेट जीरो के डिक्लेरेशन अनाउंस करो, नेट जीरो। तो लेट अस सी इधर क्या होता है।
नाउ नेट जीरो क्या होता है? एज अ कॉन्सेप्ट नेट जीरो हमने पढ़ा था 15 सितंबर को, 15 सितंबर को फर्स्ट टॉपिक था नेट जीरो। हैव अ लुक, रिवाइज। India has not entirely ruled out the possibility of agreeing to net zero climate target। मतलब कि नेट जीरो के लिए वैसे तो हम डिनाई कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, बट अभी भी अनाउंसमेंट नहीं करने की भी कंप्लीट पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉट एंटायरली रूल्ड आउट दिस नेट जीरो। लेट अस सी 1 नवंबर को हम क्या करते हैं। Though it will not budge on demanding that developed nations make good their commitments such as annual 100 billion का जो फंड प्रोवाइड करना है mitigating the impacts of climate change। एक्चुअली इसका बैक स्टोरी ये है कि नेट जीरो का मतलब होता है जितना कार्बन एमिट हो रहा है उतना ही कार्बन आपको ऑफसेट करना है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि जीरो, ये टारगेट सेट करना है। वर्ल्ड ऐसा प्रेशर बना रहा है जैसे चाइना ने बनाया 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे, इंडिया पे भी प्रेशर डाला जा रहा है। इंडिया ने बोला हम विलिंगली काम करेंगे, हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अनाउंस किए हैं, बट प्रेशर नहीं, प्रेशर के अंदर हम ऐसे कमिटमेंट नहीं करेंगे। प्लस जो डेवलप्ड कंट्रीज प्रेशर डालती है तो उनकी भी क्या मोरल अथॉरिटी है। उन्होंने तो 100 बिलियन का फाइनेंस फंड की भी अनाउंसमेंट किया था, बट यहाँ तो एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। एक पैसा मतलब 100 बिलियन नहीं दिया। सो पहले डेवलप्ड कंट्रीज भी अपनी प्रायोरिटीज जो कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफिल करें, देन ओनली दे हैव दिस प्रिविलेज कि इंडिया को वो ऐसे प्रेशराइज करे। अदरवाइज भी टू इंडिया ऐसे बज नहीं करना चाहता है डिमांड्स पे। इसके दूसरे रीजंस भी हैं। तो द पॉइंट इज लेट अस सी नेट जीरो पे 1 नवंबर पे क्या होता है। अभी बहुत स्पेकुलेशंस नहीं देखते हैं, एक नवंबर को जो अनाउंसमेंट होगा विल हैव अ रिविजिट। द पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज के लिए चाहिए फंड्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेंजिबल मार्केट, चेन, मैकेनिज्म, क्रेडिट। इन सब चीज़ों का भी डेवलप्ड कंट्रीज को, इंडिया जैसी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मार्केट प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। देन ओनली हम नेट जीरो के बारे में कमिटमेंट कर पाएंगे। लेट अस सी। तो रोड टू नेट जीरो की अगर हिस्ट्री देखें तो 2015 में 190 कंट्रीज ने कमिट किया था ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ फॉसिल फ्यूल आया, ग्रीन हाउस गैस आई, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो 2015 में 190 कंट्रीज ने बोला कि 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल था उससे मैक्स टू मैक्स 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, ये हमारा टारगेट है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को। अब जैसे यूके हुआ, फ्रांस हुआ, इन्होंने ऑलरेडी लॉज ले आए हैं टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2050। नेट जीरो एमिशन इज इक्वल टू, आप उसको कंपनसेट कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो इंडिया पे भी प्रेशर डाला जा रहा है। इंडिया को बोला जाता है कि आप 3rd लार्जेस्ट एमिटर हो तो आप नेट जीरो का टारगेट डिक्लेयर करो। ये प्रेशर के कारण ही इंडिया बोल रहा है कि हम वॉलंटरी करेंगे और क्लाइमेट के लिए भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, CBDR। नेट जीरो का मतलब है कमिटिंग टू अ ईयर बियॉन्ड विच emission will be balanced by taking an equivalent amount of greenhouse gases from the air, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये टोटल हो गया जीरो, ये कहलाता है नेट जीरो। इंडिया ने मेंटेन किया है, कमिट करेंगे हम, कोल प्लांट्स को रिटायर कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं हम, बट कमिटमेंट नहीं करना चाहते। इट विल नॉट गारंटी दैट टेम्परेचर राइज स्टेज बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ओवरनाइट चेंज करना भी इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। India says that future net zero promises are hollow as countries responsible for the climate crisis have not delivered on previous promises। तो ये बड़ा strong point है कि previous promises तो आपने deliver नहीं किए, फिर हमसे नए commitment मांग रहे हो। पहले $100 बिलियन का जो promise है उसको fulfill करिए। India argues that countries clamoring for net zero will continue to pollute on a per capita basis way beyond their fair share। अब बात आती है पर कैपिटा। तो पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया कोई 3rd बिगेस्ट पॉल्यूटर नहीं है, इनफैक्ट इंडिया 1/3 भी नहीं है चाइना का। सो द पॉइंट इज ये अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे इंडिया पे
क्लाइमेट चेंज के नाम पे, वो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स को भी हैम्पर कर सकते हैं। दैट इज वाई हम इतना यहाँ पे कॉशियस चल रहे हैं। अब ऑल नेशंस कमिट नेट जीरो और अ ईयर, कंट्री का फॉसिल फ्यूल इमिशन विल पीक एंड सम पॉइंट बी न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग आउट एक्सेस कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सेम वही चीज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो रहा है। एक्चुअली ये है, जैसे आप यूके को देखो, फ्रांस को देखो, यूएसए को देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ये पायोनियर रहे। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत कोल जलाया और खूब तेजी से प्रोग्रेस कर ली। अब जब हमारी बारी आई तो ये हमें जो कोल है, फॉसिल फ्यूल है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। तो इससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हैम्पर होगी। तो ये मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी है। इसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगा, 1 नवंबर का वेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्शन लेगी उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेंगे, अपना दिस थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंगली डेवलप करेंगे। ओके, सो लेट अस सी नेट जीरो। राइट नाउ बस हमें ये पता होना चाहिए नेट जीरो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्लाइमेट चेंज क्या हुआ, पेरिस अग्रीमेंट में क्या हुआ था, और अभी COP26 होगा तो इसमें क्या बात होगी। लेट अस सी। अब सी, यहाँ एक सवाल तैयार करते हैं इन्हीं सब चीजों का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नेट जीरो? नेट जीरो का क्या समझते हैं आप? इस शब्द से आप क्या समझते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज? एनालाइज द challenges associated with the pledge for net zero emission by the mid century। तो इस प्लेज लेने से क्या challenges होंगे ये भी बताना है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो है सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद कॉशन। प्राइम मिनिस्टर ने कल कंट्री को एड्रेस भी किया था, 100 मिलियन डोजेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। एट द सेम टाइम, no matter how good the cover is, no matter how modern the armor is, even if it gives complete guarantee of protection, weapons are not given up while the battle is on. Weapons are not given up while the battle is on. और अभी बैटल वॉर कोविड से हम जीते नहीं है। सो देर इज नो रीजन टू गेट केयरलेस। कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें, कोविड की वैक्सीनेशन लगाएं। फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गया है तो सेकेंड वैक्सीनेशन भी लगाएं, और फिर भी मास्क पहने, वियर मास्क। देन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद कॉशन, ये यहाँ पे मैसेज है। टीम एफर्ट जरूरी था और रेस्पॉन्सिबली आज भी एक्ट करना जरूरी है। ये न्यूज़ है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पिछले कुछ टाइम पे बड़े पॉपुलर हो गए जब से स्पेशली लॉकडाउन लगा, कोविड लॉकडाउन। बड़ी बड़ी जो मूवीज हैं आजकल वो ओटीटी पे रिलीज होती है। तो ओटीटी अब पार्टिसिपेट करेगा IFFI। व्हाट इज IFFI? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 52nd वर्जन है, और इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, G5, वूट, सोनी लिव, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सेलेंट। विंटर सीजन स्टार्टिंग विद बेटर एयर देन लास्ट 3 years, ये बोला CSE ने, दिस दिल्ली। तो इस बार भी पॉल्यूशन तो है बट पहले से बेटर लग रहा है प्रोस्पेक्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अमूर फाल्कन्स इन मणिपुर फॉर एनुअल माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है ये 1000 एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी हो सकती है। जैसे सेंट्रल एशिया से ये ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे। इधर सेंट्रल एशिया के अलावा यहाँ पे जैसे रशिया से ये नीचे अफ्रीका तक जाएंगे। सो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं, इनको बोलते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी स्पीशीज अक्सर इस लॉन्ग डिस्टेंस में बीच में कहीं पे हॉल्ट लेती है, और वो हॉल्ट का एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो जब ये हॉल्ट लेती है तो अक्सर इनकी पोचिंग हो जाती है। तो यहाँ बात है, अमूर फाल्कन है, इसको हंट नहीं करना है, हंट नहीं करना है। ये मणिपुर में स्टॉपेज लेते हैं, मणिपुर में एनुअल माइग्रेशन के टाइम पे। तो मैसेज ये है, डोंट हंट देम अर्जेस मिनिस्टर। सी, ये है अमूर फाल्कन। ये क्या है? अमूर फाल्कन। ये विजिट करता है मणिपुर स्टेट को एवरी ईयर फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन चाइना एंड रशिया, चाइना एंड रशिया। तो अराइवल हुआ है अमूर फाल्कन का दिस तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में। एनुअल स्टॉप ओवर है, एनुअल स्टॉप ओवर है। तो यहाँ के फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको हंट नहीं करना है सीजनल विजिटर को।
ये फाल्कन डिस्ट्रिक्ट में हर साल विजिट करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड है, चाइना रशिया से आते हैं, फिर ये ऑनवर्ड वॉयज पे जाएंगे अफ्रीका पे फॉर द विंटर। 30,000 किलोमीटर की जर्नी ये ट्रैवल करते हैं। दिस इज अमेजिंग। तो हंटिंग नहीं करनी है। वैसे हंटिंग बैन भी है अकॉर्डिंग टू लॉज, पनिशेबल है अंडर मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, इम्प्रिजनमेंट भी है और 25,000 का जुर्माना भी लग जाएगा। तो इनको हंट नहीं करना है, इनका शिकार नहीं करना है। मणिपुर की बात आती है तो यहाँ पे बात आती है फुमडीज की, और यहाँ पे बात आती है संगाई डियर की। तो इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गई है। दिस इज ब्रो एंटलर्ड डियर, ये मणिपुर में मिलता है। 300 से कम इसकी पॉपुलेशन बची है। ये मिलता है 40 स्क्वायर किलोमीटर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको बोलते हैं डांसिंग डियर, फुमडीज होती है। तो 300 संगाई डियर्स का भी कंजर्वेशन की बात है, लेस देन 300 संगाई। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है द फेडिंग पैट्रियार्क, और ये है शॉर्टर एंड शॉर्टर। यहाँ बात है T20 वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हो रहा है। लेट अस सी इंडिया के क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं T20 वर्ल्ड कप। देन डेवलपमेंट दैट इज माइंडफुल ऑफ नेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डेवलपमेंट होना चाहिए बट वो माइंडफुल भी होना चाहिए नेचर का, नियो डिटर्मिनिज्म। ये स्पेशली आज हम बात करते हैं केरला की, इसलिए बात करते हैं बिकॉज पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत हुए हैं, नेचुरल डिजास्टर फ्लड्स के केसेस आए हैं। कोर्स करेक्शन इज इनएविटेबल इन केरला, गलत रास्ते में बढ़ गए हैं, इसको करेक्ट करना जरूरी है। माइंडलेस कंज्यूमरिज्म गलत है, ये थ्रेटन कर रहा है फ्यूचर को। तो कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। अब केरला स्टेट है, वैसे ये हर स्टेट में फिट होता है, हिमालयन स्टेट में भी होता है, सेंट्रल इंडिया नॉर्थ ईस्ट में भी होता है दिस स्टेट। बिकॉज हर जगह प्रॉब्लम यही हो रही है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चक्कर में हमने नेचर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया है, और पेनी वाइज हो रहे हैं, पाउंड फुलिश हो रहे हैं। थोड़ा फायदा कराते हैं और बड़े बड़े नुकसान होते हैं। सो वी नीड टू हैव दिस कोर्स करेक्शन। केरला में अभी डिजास्टर आया, मॉनसून पैटर्न भी चेंज हुआ है, कुछ ही दिन पहले हमने इसको पढ़ा था डिटेल में, हैव अ लुक। अक्टूबर में रेन्स हो रही है जो एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है। रीजन एक है एंथ्रोपोजेनिक, लैंड यूज पैटर्न हमने चेंज कर दिया है। केरला की बात करें तो केरला में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, 860 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया का है 386 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। वैसे ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, आप बताइए। अब पहले जैसे ये केरला की ज्योग्राफी देखे अपन, तो पहले जो सेटलमेंट्स होते थे, अर्ली सेटलमेंट्स, वो लो लैंड पे होते थे। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी हैं, लो लैंड्स होते थे, कोस्ट पे होते थे, बट पॉपुलेशन बढ़ी। तो अब जो अपर पहाड़ हैं, एनक्रोचमेंट होने लग गया पहाड़ों का भी, वहां भी बिल्डिंग्स बनने लग गई, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन गई। तो इससे प्रेशर बढ़ गया दिस माउंटेन पे, नेचुरल हिल्स पे। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन बना रहे हैं। तो इससे सेटलमेंट होने लग गया हाईलैंड पे। कुछ ही दिन पहले हमने एक टनल देखा था, टनल की डिगिंग हो रही थी यहाँ केरला टू तमिलनाडु कनेक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं ना, उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। मतलब जो रूट्स हैं ट्रीज की जो प्रोटेक्ट करके रखी थी, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस केस में लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्टरिंग द लैंडस्केप थ्रू टेरेसिंग, ऐसे टेरेस बन जाता है। स्लोप को मॉडिफाई किया, रॉक क्वारी, पत्थर तोड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड पे, तो इससे डैमेज हो रहा है वेस्टर्न घाट्स। तो ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे देना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया है। तो ये तो हुआ लैंडस्लाइड बिकॉज माउंटेन्स हिल्स हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरा जो रिवर बेसिन है वो भी ऑल्टर हो रहा है, तो इससे आता है फ्लड। कॉन्सिक्वेंशली वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रिवर कैचमेंट की चली गई है। पानी गिरता है, पर अगर वहां पे सीमेंटेड है, कंक्रीट है, तो पानी जमीन पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तुरंत बहेगा और बनेगा फ्लड। तो दैट इज वाई ये जो रिवर कैचमेंट है ये लॉस कर रहे हैं हम। कंट्रीब्यूट कर रहा है सरफेस रन ऑफ तेजी से पानी बहेगा। रिडक्शन है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, पानी जमीन पे समा नहीं रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन है हिली एरिया में, कटिंग अक्रॉस द टो ऑफ द स्लोप, तो इससे डीएस्टेबलाइज हो रही है, और इन टोटलिटी लैंडस्लाइड बढ़ रहा है। तो ये केरला का प्रॉब्लम है।
कोस्टल रेगुलेशन जोन है वहां पे बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। रिकमेंडेशंस किए थे गाडगिल कमेटी ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। आई रिमेंबर ये न्यूज़पेपर में ऐसे ही आया था और उस दिन बहुत काफी टाइम तक डिस्कशन होते गए। गाडगिल कमेटी ने, माधव गाडगिल कमेटी ने बड़े स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने को कहा था एंटायर वेस्टर्न घाट्स में, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स बहुत वल्नरेबल हो गया है। तो रिकमेंडेशन वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली एक्सपर्ट पैनल का था, गाडगिल कमेटी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड किया? अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट हो तो ये कमेटी बहुत अच्छी थी, बट अगर आप इकोनॉमी सोचो, इंडस्ट्रीज सोचो, तो इस कमेटी ने बोला था पूरे वेस्टर्न घाट को एक कंजर्वेटेड एरिया डिक्लेयर कर दो। तो दैट इज वाई ये इतनी मतलब इस पे ओपोजिशन हुआ और इसको साइडलाइन कर दिया गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बट अब सी इसके हैवी लॉसेस अभी हमें पे करने पड़ रहे हैं। एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, रेलवेज बना रहे हैं। अब रेलवेज बना रहे हैं तो रेलवेज बनाने से ट्रैक लगाओगे, पुल्स बनाओगे, अगेन डैमेज होगा। तो द पॉइंट इज, हम ये भी नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट नहीं करना है, डेवलपमेंट करना है, बट प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे शहरों में देखो, इंडिया में मेट्रो बहुत सारी बन रही है, बट अगर आप क्लोजली देखो तो क्या उस शहर को मेट्रो की ज्यादा जरूरत है या प्रॉपर रोड्स हो जाए, प्रॉपर सीवेज लाइन हो जाए, खुला खुला सारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाए? वी नीड टू सेट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज, ब्लाइंड डेवलपमेंट नहीं करना है। फिर नई रेलवे लाइन है, हाईवे को भी वाइडन किया जा रहा है, तो इससे इससे नेचर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, ट्री कवर होता है, तो इससे क्लाइमेट का चेंज होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जाती है, इम्पैक्ट आता है ऑल एवरी डे टू डे एक्टिविटी पे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच को एम्फेसाइज किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, उसने अभी एक नया ट्रिगर, एक नया दिस इंडेक्स निकाला था, वो था प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सी एचडीआई है, एचडीआई प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर महबूबुल हक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका नया पैटर्न था प्लैनेटरी प्रेशर, मतलब हमारे डेवलपमेंट से इकोलॉजी, अर्थ पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, उसको भी फैक्टर इन करना जरूरी है, बिकॉज ये फैक्टर इन नहीं करोगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। एडजस्टेड ह्यूमन प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें वे किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को ऑन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कहने को तो आपने रोड बना ली, बट एट व्हाट कॉस्ट? तो लिविंग इन द एंथ्रोपोसीन वी नीड टू गार्ड अगेंस्ट एनी फर्दर डैमेज टू द नेचुरल वर्ल्ड। तो द पॉइंट इज अगेन कि नियो डिटर्मिनिज्म करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो, बट नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करें, वरना केरला में जैसे लैंडस्लाइड स्लिप्स हो रहे हैं, ये सीवियर होते जा रहे हैं, फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं। सो वी नीड टू टेक सर्टेन एक्शंस। नाउ अब इस पे ये सवाल तैयार करते हैं, इसका वीडियो भी प्रिपेयर किया है। एक्चुअली क्या है, करंट अफेयर्स में अर्लियर आई थॉट कि टॉपिक बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, बट करंट अफेयर्स में ना, पता है, टॉपिक बेस्ड वीडियोस हम बना भी देंगे, वी आर नॉट अ न्यूज मीडिया, और इनकी कोई शेल्फ लाइफ है नहीं। हमारा जो भी काम है वो सब लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए है और फॉर एग्जाम पर्पजेज है। सो द पॉइंट इज, आई स्टार्टेड टेकिंग दीज क्वेश्चंस जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हैं, और इसको हम कनेक्ट करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आंसर राइटिंग, हमें थीम मिल जाएगा, और दूसरा इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो 3-4 दिन पहले ही हमने मॉनसून पैटर्न करके पढ़ा था, उसमें हमने ये प्रश्न भी तैयार कर लिया, और ये सारी जो करंट अफेयर्स की हमारे काम की बात थी, सिलेबस एग्जाम स्पेसिफिक, उसको भी डिस्कस कर लिया। सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। ओके, सो ये वीडियो आपने देखा था, अब इसको लिखने की कोशिश करो, लिखो। A4 साइज का पेपर लो, 2 मार्जिन ऐसे डालो, और यहाँ पे इसको पूरा लिखो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, डेफिनेशन लिखो, पूरे प्रश्न को एड्रेस करो, और इसको सिलेबस से कनेक्ट करो। ट्राई टू राइट। ओके, देन अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया। ये जो बात है कोल से ट्रांजिशन करें रिन्यूएबल में। कोल का वैसे भी शॉर्टेज भी हो रहा है, कोल से पॉल्यूशन भी होता है, तो कोल से ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल में, फोकस करें रिन्यूएबल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया था, उसमें यह था कि थर्मल पावर प्लांट की संख्या बढ़ाई, कैपेसिटी बढ़ाई, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ गई हमारी, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट ये हुआ पॉल्यूशन। 94 गीगावाट से 192 गीगावाट हो गया है दिस थर्मल पावर प्लांट। ये सस्टेनेबल नहीं है, हमें ऑल्टरनेट ढूंढना जरूरी है।
और दूसरी बात, ये जो प्लांट्स हैं इनको मॉडर्नाइज करें ताकि ये लेस पॉल्यूटिंग हो। वरना आप देखो जिस जगह पे थर्मल पावर प्लांट लगा होता है ना, उसके आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया है, इकोलॉजी वगैरह है, वहाँ ऐसी राख जमी रहती है, काला राख जमी होती है, बिकॉज कोल से ऐसे धुएं से राख आती है, पार्टिकुलेट मैटर आता है। इसको कम करना जरूरी है, मॉडर्नाइज करना जरूरी है, एफिशिएंसी बढ़ाएं और एमिशन भी कम करें। और साथ ही साथ इस रिन्यूएबल्स के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं इसको भी अपग्रेड करें। देन ये नेट जीरो का टारगेट है कॉप। अब कोल बेस भी हमने एक वीडियो बनाया, एपिसोड 4 और 5 6 समथिंग, उसमें हमने कोल भी पढ़ लिया, कोल फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोल का प्रेजेंट हमने लिंकेजेस भी कर लिया, शॉर्टेज, और उस पर एक आंसर राइटिंग भी कर लिया। दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी। अगर रोज भी ऐसे हम देखेंगे, विद इन अ मंथ आप देखना बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी मेंस आंसर राइटिंग की। ओके, और करंट अफेयर्स तो हम न्यूज़पेपर एंड दिस वीडियो रेगुलरली कवर कर ही लेंगे। सेकेंड, एनसीईआरटीज प्रायोरिटी में है इस वीक में, मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स सारी कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे और हिस्ट्री, ये चार तो हम कंप्लीट करेंगे, ये चार। और इसके बाद जो दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी कवर करेंगे अपन। ओके, सो दिस इज दिस ट्रांजिशन। इंडिया यूके टाइज वाइटल इन कमिंग डेकेड्स, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑन इंडिया ट्रिप पे है। ये एलिजाबेथ, हमारे जयशंकर साहब भी हैं, न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे। यूके टाइज, तो यूके के साथ भी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। अभी कोंकण शक्ति एक्सरसाइज हमने देखा, दिस इज इंडिया यूके टाइज। ब्रेग्जिट होने के बाद पता है यूके नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है, और इसमें इंडिया के पास बड़ा अच्छा चांस है इस वैक्यूम को फिल करने का। इंडिया यूके टाइज, ये कंटूर्स हैं, थिएटर कमांड इन द वर्क्स। ये बहुत जल्द न्यूज आने वाली है, थिएटर कमांड की डिटेल स्ट्रैटेजी। अभी इस पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस पे नहीं जाना है कि एक्चुअली क्या होने वाला है, ये बहुत जल्द अभी न्यूज आएगी। कंटूर्स ऑफ थिएटर कमांड इन द वर्क्स, टाइमलाइन फॉर ऑपरेशनलाइजेशन येट टू बी अनाउंस्ड। थिएटर कमांड क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे होगी सिनर्जी होगी ट्राई सर्विसेज का, इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर्स होंगे। थिएटर कमांड इंटीग्रेशन लाएगा, कोऑर्डिनेशन लाएगा तीन सर्विसेज का, इसकी टाइमलाइन अभी आएगी। बिकॉज प्रीवियस जो वॉर्स हुए ना, हमने ये देखा कि नेवी अलग जा रही है, आर्मी अलग जा रही है, एयरफोर्स अलग जा रही है, इससे डुप्लीकेशन भी होता है, स्पीड नहीं आती, कोऑर्डिनेशन नहीं आता। अभी का जो वॉरफेयर है उसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेटली पिन पॉइंट टारगेट हमें करना है, स्ट्रैटेजी से एनिमी को एलिमिनेट करना है, और स्पीड से करना है, स्पीडी होना चाहिए, और उसके लिए ट्राई सर्विस का कोऑपरेशन जरूरी है। तो ऐसे थिएटर कमांड्स बन रहे हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार में, इधर चाइना के लिए इधर एलएसी, दीज आर थिएटर कमांड्स। ये विद इन 6 मंथ्स ये न्यूज रियलाइज होने वाली है, लेट अस वेट। अब जैसे ये है स्मर्च। स्मर्च क्या है, लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है। अब इसके लिए भी हमने डीपीएसयू का जो वीडियो देखा, एक बार वो 7 डीपीएसयूज का वीडियो आप देखो, वो 7 डीपीएसयूज से आपको पता चलेगा ये एक्चुअली है क्या, आर्टिलरी क्या होती है, ये गन्स क्या होती है, कैलिबर क्या होता है। आर्मी में, फौज में केवल गन्स ही सब कुछ नहीं होती, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, हाईटेक क्या होता है, एडवांस्ड जो वॉरफेयर हो रहे हैं। हैव अ लुक, जो वॉर है, मिलिट्री है, इस बात से भी हमें इसकी बेसिक वोकेबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए, वॉर एंड मिलिट्री की। जैसे आर्सेनल है, स्मर्च लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है आर्मी की इन्वेंट्री में, स्मर्च। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने पिनाका देखा था, पिनाका का नेक्स्ट वर्जन आ रहा था, पिनाका। तो इंडियन मिलिट्री अभी तवांग सेक्टर जो है, यहाँ पे एक पास भी बना था अभी, रिमेंबर कुछ ही दिन पहले देखा था, तवांग को ज्वाइन करने के लिए पास, सेला टनल। तो तवांग सेक्टर अरुणाचल में ये हम बना रहे हैं, पिनाका और स्मर्च दोनों डिप्लॉय कर दिया है, और ब्रह्मोस भी लगा दिया है। रीजन यही है कि चाइना कोई एफ्रंटरी नहीं करे, ऑडेसिटी नहीं करे, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, हम न्यूट्रलाइज कर देंगे हर टाइप के मिस एडवेंचर को। तो पिनाका एंड स्मर्च है, एलएसी में डिप्लॉय कर दिया है, ब्रह्मोस भी आ गई है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर का रेंज है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक है या सबसोनिक है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, आंसर। तो ये स्मर्च है, स्मर्च रशिया से लिया है, 90 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये ऐसा रॉकेट सिस्टम है। तो ये हमने तवांग में फिट कर दिया है, लेट अस सी। देन दिस इज विंटर सेशन, नवंबर एंड से होगा, ऐसे करके 3 सेशन होते हैं।
एक होता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन और उसके बाद फिर बजट सेशन। इन सब के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए आप बताइए। देन पेट्रो टैक्सेस फंडिंग वैक्सीन्स। अब ये स्टेटमेंट तो है बट अगेन पेट्रो टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए बिकॉज इससे इन्फ्लेशन आ रहा है। 106 रुपये पर लीटर बिक रहा है डीजल पेट्रोल, नॉट गुड। तो ये बात है, वेलफेयर स्कीम्स इधर से फंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्सेशन है पेट्रोल में। लेट अस सी। एयर बबल्स टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिकॉज कोविड इज स्टिल आउट देयर, सो दिस इज दिस। एंड सी, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ताइवान का हमने पढ़ा था, कुओमिंटांग पार्टी चाइना से इधर भाग के आए थे, सिविल वॉर 1949। अब चाइना वन चाइना पॉलिसी, मिस्टर शी जिनपिंग कंप्लीट टेक ओवर करना चाहते हैं ताइवान का, और ताइवान का एयर डिफेंस भी वॉयलेट कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी है। ताइवान में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी होने के कारण यूएस वेस्टर्न जो वर्ड है उसका फेवरेट ताइवान है। तो यूएस डिफेंड करेगा ताइवान को अगेंस्ट चाइना, बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यूएस डिफेंड करेगा ताइवान को। 43 कंट्रीज ने यहाँ पे बोला अब चाइना जो रॉन्ग डूइंग्स कर रहा है उस रॉन्ग डूइंग को कॉल करना भी जरूरी है। 43 कंट्रीज कॉल ऑन चाइना एट यूनाइटेड नेशन टू रेस्पेक्ट युगर राइट्स। चाइना जो बेसिकली क्या है, चाइना रिलीजन को मानता ही नहीं है। सो वहाँ पे ये जो चीज़ है उसको चाइनीजाइजेशन करने की बात है। तो शिनजियांग प्रोविंस में भी जो इस टाइप की एट्रोसिटीज हो रही है उस पे कॉल ऑन करना जरूरी है। Statement seeks unfettered access to Xinjiang for observers. Then this is energy transition poses inflation risk. Energy transition, inflation risk. ग्रीन मूव जरूरी है। एनर्जी प्राइस शॉक जैसे अभी कोल का हुआ, डीजल पेट्रोल भी हाई चल रहा है। चाइना की वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ बड़ी बुरी चल रही है, अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पिटा हुआ है। लेट अस सी इसके वर्ड पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। RIL का नेट सर्ज बढ़ रहा है ऑयल प्रोडक्ट डिमांड क्योंकि 43% बढ़ी। इंडिया एक्ट करेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। नॉन टैरिफ बैरियर मस्ट गो। एक होता है टैरिफ मतलब 10% टैक्स, 15% टैक्स, 20% टैक्स, लाइक दैट। दूसरा होता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ मतलब कोई कंडीशंस लगा दी, ब्यूरोक्रेटिक डिले लगा दिया, कोई प्री कंडीशंस हो गई, तो ये नॉन टैरिफ है। ये सब होते हैं बैरियर्स। फ्री ट्रेड करने पर हिंड्रेंस होता है, तो WTO चाहता है बैरियर्स हटे, चाहे ट्रेड बैरियर्स हो या नॉन ट्रेड बैरियर्स हो। तो दिस इज देयर। जैसे यूरोप कई बार कंडीशन लगा देता है कि इंडिया से जो आ रहा है फूड मटेरियल, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, वो करेक्ट नहीं है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर हो गया, इनको भी हटना चाहिए। ये कई बार जो प्रैक्टिसेस होती है वो मेल प्रैक्टिस होती है, अनफेयर होती है, तो दिस हैज टू गो। देन JCB वडोदरा यूनिट। Can Kohli Cavaliers repeat the crowning glory of Dhoni's daredevil? आंसर क्या होगा देखते हैं। IPL नहीं, T20। कैवेलियर का मतलब क्या होता है? आंसर मिलिट्री, कैवेलियर। सो दिस इज द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस है। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। टेररिज्म को फ्लश आउट करना जरूरी है। 100 करोड़ जैब्स सिंबल ऑफ इंडियाज पोटेंशियल। दिस इज फायर मुंबई में। एंड दिस इज नेक्स्ट पेज, स्वाम्ड। सी, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और साथ ही साथ मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं करना है, स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। देन दिस इज फर्स्ट विमेन पुलिस पर्सनल विल बी ऑन बीट ड्यूटी, एक्सेलेंट। देन UPSC कैंडिडेट्स हैव नो राइट्स टू कार्डर ऑफ चॉइस, कार्डर जो मिलेगा वहीं पे जाना पड़ेगा। India set to stick to its stand at COP26. Polluters should pay. Emission gap. Per capita emission इंडिया का 1.96 टन है और चाइना का 8.4 है, 4 टाइम्स। अदर एमिटर US का 18.6 टन है पर कैपिटा, यूरोपियन यूनियन का 7.16 टन है। सो दैट इज वाई वी अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, वी आर गोइंग टू कोऑपरेट एज वेल, बट यहाँ पैरिटी भी तो होनी चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये खुद इतना पॉल्यूट कर रहे हैं और फिर हमें लेसन्स, मोरल लेसन्स देते हैं कि यू शुड डू दिस एंड दैट, तो विच इज रॉन्ग।
इंडिया यूके टॉक्स फोकस ऑन इंफ्रा, और आपने $100 बिलियन का जो फाइनेंशियल हेल्प का किया था वो कमिटमेंट भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो ये जेन्युइन है इंडिया के जो कंसर्न्स है। बट अगेन लेट्स वेट फॉर 1 November. India UK talks focus on infra and defense. Twitter, and this is ready to export 20 to 30 million doses. सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ ने कहा। गुड। कोवैक्सिन, कोविशील्ड वैक्सीनेशन, गावी, कोवैक्स अलायंस जरूरी है। देन टू चेक एडिबल ऑयल प्राइस, सेंटर ने कहा है लिमिट टू स्टेट्स, स्टॉकिंग नहीं करो बियॉन्ड 2 months होल्डिंग। देन ये है मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है? एक मूवी आई थी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड बन जाता है। उस वर्चुअल वर्ल्ड में सबकी अलग एक आइडेंटिटी है, अलग पैटर्न है, अलग करेंसी है। मतलब ये हमारा रियल वर्ल्ड है, इसके रिलेटेड पैरेलल में एक नया वर्ल्ड बन गया, वो होगा मेटावर्स। तो फेसबुक क्या कर रहा है? फेसबुक का भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक का व्हाट्सएप है, ऑकलस है। तो फेसबुक क्या कर रहा है, इनके ऊपर भी एक कंपनी बनाने की सोच रहा है। जैसे गूगल ने अल्फाबेट बना दिया, गूगल, यूट्यूब वगैरह सब अल्फाबेट के अंदर है, तो फेसबुक भी ऐसे ही कुछ करने वाला है। अभी क्लैरिटी नहीं है, 28 को कॉन्फ्रेंस है, तब इसका अनाउंसमेंट होगा। मेटावर्स क्या है कि मेटावर्स एक पैरेलल वर्चुअल रियलिटी हो जाएगी, वर्चुअल वर्ल्ड हो जाएगा। वैसे भी सोशल मीडिया जब से आया है, लोग डबल लाइफ जीते हैं। सोशल मीडिया में एक अलग ही इमेज लाइफ बन गया है, इंस्टाग्राम में रियलिटी वैसी होती नहीं है। तो यही अब नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा जब मेटावर्स रियलाइज होगा। मेटावर्स रियलाइज होगा। तो मेटावर्स पहले एक कॉन्सेप्ट था, एक अमेरिकन ऑथर ने स्नो क्रैश नोवेल में किया था। एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, हाइपोथेटिकल कंट्रीज है, हाइपोथेटिकल आइडेंटिटीज है, वर्चुअल रियलिटी है, डिजिटल करेंसी चल रही है। सो दिस इज मेटावर्स, पैरेलल यूनिवर्स है मेटावर्स। तो एक पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड है, सबकी आइडेंटिटी अलग है, पोजीशन, कैरेक्टर वगैरह अलग है, इंटरनेट डोमिनेटेड होगा। ये सब चीज़ें हैं, लेट अस सी ये रियलाइज होता है या नहीं। बट जैसा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में दिखाया था ना, वैसा कुछ अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मेटावर्स टाइप ऑफ थिंग। सो दिस इज मेटावर्स फेसबुक। विजडम आफ्टर कोविड इज स्टिल आउट देयर। वैक्सीन का ऑप्टिमिज्म अच्छा है, ये बात भी अच्छा है। जैसे यूएसए में बहुत वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी थी, बट वहां पे टेकर्स नहीं थे। इंडिया में एटलीस्ट वैक्सीन हेजिटेंसी तो नहीं आई, जो कि अच्छी चीज है। देन दिस इज मेलबर्न रीओपन हो रहा है। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी जो बना रखा था यूएसए इन रेस्पेक्ट टू चाइना एंड ताइवान इशू, वो देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूएसए डिफेंड करने आएगा ताइवान को, ये स्टेटमेंट दिया है। लेट अस सी। मेलबर्न रीओपन्स, एलेक एंड दिस इज सेबी ने आईपीओ आ रहा है पेटीएम का। देन दीज मैनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ग्लोबल ऑयल बॉयल हो रहा है। देखिए कल ही हमने पढ़ा पोटेंशियल जीडीपी में कि जो डिमांड है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए सप्लाई से। अब सप्लाई ऑफ ऑयल कौन करता है? ओपेक कंट्रीज करती है, गल्फ कंट्रीज करती है। तो जब इनको लगता है कि फॉल हो गया है ऑयल की प्राइस में, तो ये सप्लाई शॉर्ट कर देते हैं। सप्लाई शॉर्ट होती है तो प्राइस बढ़ने लग जाती है। कोविड-19 के बाद अनलॉक हुआ तो डिमांड बढ़ी, बट अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं बढ़ रही है। तो इससे क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया ऑयल की प्राइस में, महंगाई आ गई। क्रूड ऑयल अभी $85 का चल रहा है एक बैरल। तो एक रीजन तो ये है कि सप्लाई शॉर्ट कर दी है। दूसरा रीजन ये है, ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, ये एशियन कंट्रीज से $1-1.5 ज्यादा ही लेते हैं ऑयल सप्लाई का, इसको एशियन प्रीमियम कहते हैं। तीसरा ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्सेस बहुत लगा रही हैं ऑयल पे। जैसे पुरी साहब का भी स्टेटमेंट देखा, टैक्स लगा रहे हैं ऑयल पे, और वहां से जो पैसा आ रहा है उससे प्रोवाइड कराई जा रही है वैक्सीनेशन। दिस इज अनदर थिंग, बट ऑयल पे इतना टैक्स लगाना बहुत डेट्रीमेंटल होता है इकोनॉमी के लिए। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 कीवर्ड्स हैं। एक है इन ग्रुप आउट ग्रुप। इन ग्रुप आउट ग्रुप, इन ग्रुप आउट ग्रुप एक फिनोमिनन होता है जो डिस्क्राइब करता है दैट वी टेंड टू जज एंड ट्रीट पीपल हु आर लाइक अस मोर फेवरेबली देन पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। अक्सर स्कूल में बच्चे छोटे वगैरह भी होते हैं तो वो ग्रुपिज्म करते हैं, पीयर प्रेशर करते हैं कि मेरे ग्रुप में ये बड़ा कूल है, ये कूल ग्रुप है, ये सब काम करता है। तो बच्चे को एप्रिशिएशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए इस ग्रुप का, तो वो भी ये सब काम करने लग जाएगा। इवन वो बच्चा जानता है कि ये गलत है बट वो करेगा, बिकॉज
ग्रुप अप्रूवल का वो वहां पे डिमांड कर रहा है, ग्रुप अप्रूवल सीक कर रहा है, ग्रुप अप्रूवल। और जो सिमिलर होता है, हमारे जैसा होता है, हम उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। जो डिफरेंट होता है तो उसमें फियर फैक्टर भी आ जाता है, हम उसको समझ नहीं पाते, तो वी जस्ट स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट। तो ये भी एक साइकोलॉजी होती है, इन ग्रुप आउट ग्रुप। देन ग्रुप थिंकिंग होती है। ग्रुप थिंकिंग अकर्स व्हेन पीपल्स डिजायर टू मेंटेन ग्रुप लॉयल्टी ट्रम्स ऑल अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग अबाइडिंग बाय देयर पर्सनल कोड। एक पर्सन ए है, उसका पर्सनल कोड है कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना है। बट बिकॉज ग्रुप ऐसा कर रहा है, तो बिकॉज ग्रुप अफिनिटी चाहिए, अफिलिएशन चाहिए, तो वो ग्रुप थिंक आ जाएगा। अदर फैक्टर्स, तो अबाइडिंग बाय देयर पर्सनल कोड हो जाता है साइड में, और वो मेंटेन करने लग जाते हैं ग्रुप की लॉयल्टी, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप थिंकिंग। लॉस अवर्जन, लॉस अवर्जन टेंडेंसी होती है, पीपल हैव टू डिसलाइक लॉसेस मोर देन दे एंजॉय गेन्स which can lead people to lie in order to avoid the consequences of innocent mistakes। देखिए मिस्टेक्स सबसे होती है, मिस्टेक्स इज नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट इज हमारा टेंडेंसी भी ऐसा होता है कि गलतियां हमें ज्यादा याद होती है और अच्छी चीजें नहीं याद होती है, लॉस अवर्जन। और जो गलतियां हैं कई बार उसको कवर अप करने के लिए हम और फिर दे स्टार्ट लाइंग, तो उससे फिर एक लूप होल चालू हो जाता है, इट्स अ विशियस साइकिल। तो लॉस अवर्जन, ग्रुप थिंकिंग, इन ग्रुप आउट ग्रुप, ये सब डिफरेंट टेनेट्स है दिस एथिक्स एंड साइकोलॉजी के। ओके, सो आज हमने पढ़ा दिस कीवर्ड्स एंड सीरम इंस्टीट्यूट चीफ, दीज आर मिसाइल्स। Prepare this question. How far do you agree that the behavior of the Indian monsoon has been changing due to humanizing landscapes? Then prepare this question as well. Net zero क्या है with respect to climate change, और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है। अब हमें ना ऐसा भी नहीं करना है कि एंटी इंडिया हम करने लग गए कि यूरोप जो बोल रहा है वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। नो, हमें इंडिया को डिफेंड करना है कि हमारे पॉइंट्स वैलिड है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के। जैसे हमने नंबर देखा, पर कैपिटा एमिशन हमारा 1/4 है, यूएसए का 17 है, हमारा 2 है, तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होना चाहिए। सो दिस इज 23rd of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.